अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं, चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो उसके लिए क्या होती है ऑफर, बराबर। एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देगा, ऑफर। ऑफर, ऑफर मतलब क्या, बोलो डेफिनेशन, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस विथ इंटेंशन टू रिसीव एक्सेप्टेंस ऑन इट। मैंने अपनी मर्जी बता दी, जैसे मैंने बोला कि मुझे लैंड बेचनी है और लैंड बेचने के बदले में मैं ऑब्वियसली उसके पास से, सामने वाले के पास से 10 लाख की उम्मीद रखता हूं, 10 लाख लेना चाहता हूं, तो मैंने क्या बता दिया, विलिंगनेस। और विलिंगनेस क्यों बताई, ताकि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, तो उसे ऑफर बोली जाती है। डेफिनेशन याद हो, बराबर, बोलो डेफिनेशन क्या है ऑफर का, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस विथ इंटेंशन टू रिसीव एक्सेप्टेंस ऑन इट। तो ये जो ऑफर है, ऑफर में क्या बताया जाता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो ये समथिंग इन रिटर्न क्या होता है, बदले में कुछ भी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गुड्स बेचता हूं तो बदले में क्या चाहता हूं, पैसे। गुड्स बेचता हूं बदले में गुड्स ही चाहता हूं, एक्सचेंज, बार्टर हो सकता है ना। तो जो बदले में मिल रहा है या बदले में जो मिलने वाला है उसे क्या कहा जाता है, कंसिडरेशन कहा जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, उससे लॉ के हिसाब से कुछ वैल्यू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। और मैंने क्या बोला था, कोई अगर वॉलंटरी एक्टिविटी करता है, कुछ वॉलंटरी एक्शन होती है, वॉलंटरी एक्टिविटी होती है, तो ये कभी कंसिडरेशन होता है क्या, नहीं होता, बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं होता है। तो ये हमने कंसिडरेशन के लिए पढ़ा था। बाद में एक ने ऑफर दी, ऑफर में क्या बता दिया, कंसिडरेशन। मैं लैंड बेचूंगा बदले में 10 लाख चाहिए, तो यहां पे ऑफर बता दिया, ऑफर में क्या है, 10 लाख चाहिए बदले में, तो ये क्या है, कंसिडरेशन है। करेक्ट है। तो कंसिडरेशन इंक्लूड करके हमने बता दिया। उसके बाद में आगे आगे ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट, मतलब ऑब्वियसली सामने वाला ऑफर के बारे में सोचेगा, उसे अगर ठीक लगता है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस। अभी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, क्या हो गई, एग्रीमेंट। ऑफर को क्या मिल गया, एक्सेप्टेंस, मतलब क्या हो गई, एग्रीमेंट। मतलब क्या, इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, नाउ बोथ द पर्संस आर एग्रीड, सभी पर्सन एग्रीड है कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए। क्लियर। और ये एग्रीमेंट को लॉ का सपोर्ट होगा, मतलब उसे क्या बोलता है लीगल वर्ड्स में, एनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफोर्सेबल बाय लॉ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इलीगल कुछ किया आपने, ऑफर में कुछ इलीगल बात है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर करने के लिए 10 लाख मिल रहा है, भाई मैंने बोला कि इसका मर्डर कर दो, 10 लाख दूंगा, तो उसमें बताया गया विलिंगनेस, मर्जी बताई, इच्छा बताई, ओके, और बदले में क्या मिलेगा, 10 लाख। और लॉजिकली देखा जाए तो इसमें क्या है, विलिंगनेस है, कंसिडरेशन है, तो ये ऑफर कहा जा सकता है। बट उसके आगे क्या, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गई, बट ये लॉ का सपोर्ट मिल सकता है क्या, नहीं, मतलब ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, इसे लॉ का सपोर्ट नहीं है। मतलब इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, वॉइड। क्या कहा जाता है, वॉइड। वॉइड मतलब जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं है, जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड। मतलब ये ना होने के बराबर है, जिसका कोई वजूद नहीं, एग्जिस्टेंस ही, इसका एग्जिस्टेंस लॉ नहीं मानता है कि ऐसी कोई एग्रीमेंट हुई, यही लॉ नहीं मानेगा, क्योंकि आपके बीच में जो डिसाइड हुआ है वो क्या है, ये इल्लीगल है। ये क्या है, इल्लीगल है। समझा, यहां तक हमने देखा था, क्लियर, मतलब ये भी हमने देखा था। तो आगे हमने क्या पढ़ा था, एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद है क्या, व्हाट इज एग्रीमेंट। नॉर्मली क्या कहा था, एग्रीमेंट मतलब क्या, व्हेन बोथ द पर्संस आर एग्रीड। लेकिन ये तो अपने बोलने के लिए हो गया, लॉ कुछ और बोलता है, प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा, प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। क्लियर, ये क्या था, प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या था, मैंने आपको लॉजिक बताया था, जैसे मैंने आपको बोला मैं लैंड बेचना चाहता हूं और आपने हाँ बोल दिया, ठीक है मैं लैंड परचेस कर लूंगा 10 लाख में। क्लियर, मतलब मैंने जब ऑफर दी, ओके, और आपने कुछ भी नहीं बोला और मैंने ये लैंड किसी और को बेच दी, मान लो मैंने आपको लैंड सेल करने की ऑफर दी थी, आपने कुछ नहीं बोला, एक्सेप्टेंस नहीं दिया, और मैंने लैंड किसी और को बेच दी, आप मुझ पे केस कर सकते हो, हाँ है ना, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैंने उस वक्त विलिंगनेस बताई थी, बट वो प्रॉमिस कब बनती है, वो प्रॉमिस कब बनती है, प्रॉमिस कब कहा जाएगा, अगर आपने एक्सेप्ट किया तो। मतलब मैंने बोला लैंड बेचना चाहता हूं मैं आपको 10 लाख में, आपने हाँ बोल दिया, तो उसके बाद में मेरे ऊपर क्या हो गया, बाइंडिंग या कंपल्शन हो गया कि मुझे लैंड आपको बेचनी है। लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं लैंड किसी और को भी बेच सकता हूं। मतलब प्रॉमिस कब बनती है, मैंने आपको समझाया था, प्रॉमिस कब बनती है, ऑर्डर ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड। मैंने आपको बोला लैंड बेचनी है, आपने बोला हाँ, नाउ इट्स माय प्रॉमिस कि मुझे आपको लैंड कंपल्सरी बेचनी है। प्रॉमिस मतलब क्या, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बराबर, याद है। तो उस केस में मैंने अगर बोला तो निभाना पड़ेगा। ये कब होता है,
अगर सामने वाले से एक्सेप्टेंस मिला तो। क्लियर? तो आगे डेफिनेशन क्या कहते हैं? प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस कब बनती है बोलो? जब एक्सेप्टेंस मिलता है तब प्रॉमिस बनती है, तब कंपल्शन बनता है। उससे पहले मुझे कोई कंपल्शन है क्या? नहीं है। तो प्रॉमिस में कंपल्शन होता है या नहीं? क्या लगता है, प्रॉमिस में कंपल्शन होता है नहीं? यस, प्रॉमिस में कंपल्शन होता है। क्लियर? तो वो कंपल्शन कब बनता है? आपने एक्सेप्ट किया तो मेरे ऊपर कंपल्शन है कि मुझे वो करना पड़ेगा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो कंपल्शन नहीं। इस वजह से प्रॉमिस की डेफिनेशन ये है, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ये हमने पढ़ा था। और आगे एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस। मतलब प्रॉमिसेस मतलब ऑलरेडी क्या हुआ है, ऑफर हो चुकी है, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है। और प्रॉमिस में कभी कभी क्या हो सकता है, एक से ज्यादा प्रॉमिस हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा हो सकता है मैं आपको लैंड बेच रहा हूं, उसमें एक ही प्रॉमिस है। मैं आपको बोल रहा हूं लैंड बेचूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, आपका बंगलो भी बनवा दूंगा। तो यहां पे एक से ज्यादा प्रॉमिस है, सिर्फ लैंड बेचने का नहीं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके देना, ये भी प्रॉमिस है। मतलब वहां पे क्या हो सकता है, प्रॉमिसेस हो सकती है, एक से ज्यादा प्रॉमिसेस हो सकती है, क्या कह नहीं सकते। तो इस वजह से बोला प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऐसी प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए क्या बनती है, कंसिडरेशन। मतलब मैंने आपको लैंड बेचने का प्रॉमिस किया, बदले में आपकी तरफ से भी कुछ प्रॉमिस आया ना, क्या आप मुझे क्या दोगे, 10 लाख। तो मेरी जो प्रॉमिस है लैंड बेचने की, उसके बदले में मुझे क्या मिला है, आपसे प्रॉमिस, किस बात की, 10 लाख मिलने की। और आपने जो प्रॉमिस की 10 लाख देने की, उसके बदले में मैंने क्या दिया, लैंड बेचने की प्रॉमिस। आज क्या होता है, आज इमीडिएटली मैंने बोला लैंड बेचता हूं, ये ले लो, ऐसा होता है नहीं, पहले डिसाइड होता है। मैं प्रॉमिस देता हूं, वो मुझे प्रॉमिस देता है, और बाद में वहां पे एक्चुअली मे बी 15 दिन बाद रजिस्ट्रेशन या एग्रीमेंट वहां पे एक्चुअली राइटिंग में बनती है। तो समझ में आ गया? तो फिर से बोलो डेफिनेशन क्या है, प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्लियर? इसे हम बोलते हैं क्या, एग्रीमेंट। लॉ के डेफिनेशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, अपने हिसाब से, व्हेन बोथ द पर्सन्स आर एग्रीड, दिस इज एग्रीमेंट। दोनों हाँ बोल रहे हैं, मतलब एग्रीमेंट है दोनों में। लेकिन लॉ क्या बोल रहा है, अगर मेरी प्रॉमिस, मैंने प्रॉमिस दी, तो उसके बदले में आपकी भी प्रॉमिस आ चुकी है, तो ये एग्रीमेंट है। सिंपली मैंने प्रॉमिस दी, आपने क्या बोला, 10 लाख दे दूंगा, तो ये एग्रीमेंट है। मतलब इन शॉर्ट अगर सिंपली कहा जाए, वही होता ना, मैंने बोला कि लैंड बेचूंगा, आपने बोला 10 लाख दूंगा, नाउ बोथ द पर्सन्स आर एग्रीड। लेकिन एग्जाम में लिखते हो क्या लिखोगे, एग्जाम में लिखना है तो क्या लिखोगे, प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। डन? कोई डाउट है? नो? पक्का? कोई डाउट है? नहीं? डन? ओके। तो ये हमने एग्रीमेंट के लिए पढ़ा था, प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्लियर? उसके बाद में हमने ऐसे एग्रीमेंट देखे थे, ऐसे एग्रीमेंट देखे थे जो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बनने की उनमें क्या बोल सकते, कैपेसिटी ही नहीं है। मतलब जो हमेशा एग्रीमेंट रहेंगे, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टेज में क्या बताया था, एग्रीमेंट इफ इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इफ इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। मतलब ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो लॉ से इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब लॉ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसे कौन से एग्रीमेंट है, ऐसे कौन सा एग्रीमेंट है जिसे लॉ सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, कौन से, इलीगल। हाँ, इलीगल तो हमने पढ़ा था, इलीगल जो है उसे लॉ से सपोर्ट नहीं मिल सकता। और क्या, हाँ, ओके, एग्रीमेंट विथ इनकैपेबल पर्सन। इनकैपेबल मतलब माइनर, जिसका एज 18 से कम है, ठीक है, उनके साथ जो एग्रीमेंट उनके, वो एग्रीमेंट कभी भी, हाँ ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं ना, हाँ आ रहा है, पता है मुझे, हाँ ठीक है, एकदम आप टैलेंटेड हो, सब कुछ पता है, हाँ, लेकिन पहले मैं बोल रहा हूं वो तो कंप्लीट कर ले, उसके बाद में आगे का देख लेंगे। चलो, माइनर कौन होता है, जिसका एज 18 से कम है। तो बच्चे के साथ एग्रीमेंट की उसे समझ में आता है क्या कि नहीं ये सही है ये गलत है, क्लियर। तो इस वजह से उनके साथ अगर आपने एग्रीमेंट की हो तो इससे लॉ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब मैंने आपको बोला था 10 साल के बच्चे को आप बोल सकते हो कि यहाँ पे साइन कर दे, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, वो साइन करेगा, यस, उसे थोड़ी ना पता है कि ये साइन करने का मतलब क्या है। उसे क्या लगेगा, चॉकलेट मिल रहा है, अच्छी बात है, साइन करने के लिए उसमें क्या आता है, इमीडिएटली साइन कर दी, यही लगेगा उसे। इस वजह से उन्होंने बोला 18 साल से छोटे हो तो उनके साथ एग्रीमेंट किया तो लॉ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांस क्या होता है, उनके साथ वो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ क्या हो सकता है, फ्रॉड, या उनको फंसाया जा सकता है। इस वजह से ऐसे एग्रीमेंट अलाउड नहीं। 18 ईयर्स से कम वाले जो बच्चे हैं
कितने हैं? हाँ ओके, बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं तो हाँ हाँ ठीक है, उसे नाम पसंद आ गया। हाँ तो अभी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मुझे लगा कि उसे नहीं पसंद आएगा। हाँ क्या खुद बोल रहे हैं? हाँ वही तो, गोटे 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 ऐसा बोल रहे हो, गोटे गोटे। हाँ चलो ध्यान दो। हाँ चलो हाँ आगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनर। माइनर के बाद में दूसरा क्या? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब क्या? देश का दुश्मन। जिस कंट्री के साथ अपना वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही, वहां का सिटीजन अपने लिए क्या बनता है? एलियन एनिमी। वहां का सिटीजन अपने लिए क्या है? एलियन एनिमी। क्लियर? तो उनके साथ एग्रीमेंट किए तो लॉ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये करना अलाउड नहीं है। जब वहां पे लड़ाई चल रही है, क्यों करना अलाउड नहीं है? क्यों करना अलाउड नहीं है? सिंपल बात है कि ऐसे एग्रीमेंट कंटिन्यू किए तो उसके थ्रू पैसे इंडिया में आ सकते जो इलीगल चीजों के लिए अपने देश के खिलाफ यूज किए जा सकते। मतलब वो क्या बोलेंगे, यहां से गुड्स बेच रहे, इस वजह से पैसे भेज रहे, तो वो पैसों का आगे गलत भी तो इस्तेमाल हो सकता है ना इंडिया में। तो इस वजह से ऐसे एग्रीमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ केस में अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी हो, कुछ इसेंशियल गुड्स होते हैं, ये आपके सिलेबस में याद रखने की जरूरत नहीं। मैं बट स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर ऐसा कभी कभी हो सकता है कि वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जैसे कि शुगर वहां से ही आती है, क्लियर, या यहां से वहां पे जाती है, वहां पे इसेंशियल प्रोडक्ट है, उसे हम स्टॉप नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी तो उस केस में अलग बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स के, तो चल जाते हैं। बट अदरवाइज बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो है परमिशन नहीं जिनको, वो सभी क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद में आगे कौन सा? अनसाउंड माइंड, मतलब जो पागल, पागल के साथ आपने अगर एग्रीमेंट किया हो तो वो वैलिड नहीं है, वो क्या है? वॉइड है। वो बाजू में क्यों देख रहे हैं? मैंने पागल जैसे बोला, वो बाजू में देख रहे हैं कुछ। सच में देखा उसने अभी? पागल के साथ एग्रीमेंट किए तो वाइड होते हैं, तो वो बाजू में देख रहे हैं। हाँ आगे तो चलो। हाँ हाँ ठीक है हाँ, बार बार नहीं। हाँ चलो ध्यान दो आगे। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? हाँ इंसॉल्वेंट मतलब क्या? जो जिसकी रीपेमेंट, लायबिलिटी का रीपेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। क्लियर? मैंने आपको बोला था लायबिलिटी रीपेमेंट की कैपेसिटी दो तरीके से आप काउंट कर सकते हो, एक तो आपकी अर्निंग और दूसरा क्या? आपकी एसेट। अर्निंग एसेट, अर्निंग एसेट। अगर आपके पास एसेट कम है लेकिन आपकी अर्निंग अच्छी है तो आप लोन रिपे कर सकते हो क्या? यस। तो आप इंसॉल्वेंट हो? नहीं हो। आपकी अर्निंग कम है बट आपके पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी रिपे कर सकते हो? यस। एसेट बेचे जा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उस केस में वहां पे इंसॉल्वेंट अगर बन जाता है तो उसके साथ कोई एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि उसकी ऑलरेडी लायबिलिटी का रिपेमेंट का प्रॉब्लम है। आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट वहां पे कोर्ट से सपोर्ट नहीं किए जाते, लॉ से सपोर्ट नहीं किया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो ये हमने कहां पे पढ़ा था? जहां पे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती है, जिनको लॉ का सपोर्ट नहीं होता है। एग्रीमेंट को लॉ का सपोर्ट मिला, क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इफ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ये किसका डेफिनेशन है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है? व्हेन एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉ और इन्फोर्सिबल बाय लॉ। और कौन से एग्जांपल थे? इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है जो इम्पॉसिबल है, अभी कोर्ट ने सपोर्ट किया तो भी थोड़ी ना होने वाला है। याद है क्या एग्जांपल देखा था इसका? एग्जांपल याद आने चाहिए बराबर, क्योंकि एग्जांपल से ही पूरा सिचुएशन आपको क्लियर होता है। क्या था एग्जांपल? चंदी फंदी बाबा। अच्छा याद है ना? हाँ चंदी फंदी बाबा। चंदी फंदी मतलब उसके अलग अलग क्या क्या बोलते हैं चीजें पसंद है। हाँ चंदी फंदी बाबा। तो उसने बोला कि जो मतलब जिसकी बीवी मर चुकी है उसे बोल रहा है कि उसकी मतलब बीवी को जिंदा कर दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो उस केस में इससे कभी लॉ का सपोर्ट नहीं मिल सकता। और कौन सी थी? अनसर्टेन मीनिंग। अनसर्टेन मीनिंग, अनसर्टेन मीनिंग का मतलब क्या है कि आपने जो एग्रीमेंट में लिखा है वो एग्रीमेंट में जो लिखा है वही समझ में नहीं आया, तो कोर्ट को यही पता नहीं चलेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है। आपके बीच में जो डिसाइड हुआ है वही क्लियर नहीं है। मतलब जैसे ही फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से 100 लीटर ऑयल मंगवाया और उसके पास वैरायटी ऑफ ऑयल है। अभी कंफ्यूजन हो गया, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि देखो उसने मंगवाया था, उसके दिमाग में क्या था कि मान लो उसे हेयर ऑयल चाहिए था और सामने वाले ने खाने वाला ऑयल भेज दिया 100 लीटर। अभी इसने केस किया, जो बाय उसने केस किया कि इसने गलत गुड्स भेज दिए मुझे, तो उसे बोलो ये वापस लेने के लिए, और सामने वाला क्या बोल रहा है? गलत गुड्स कहां पे? तुमने ऑयल बोला, मैंने
भेज दिया। अभी कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि किसने सही किया किसने गलत किया, क्योंकि लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है या उनके बीच में क्लियर ही नहीं था। इस वजह से ऐसे एग्रीमेंट वो बोलते कि आप जाओ, आप आपका देख लो, हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, आपके बीच में क्या डिसाइड था वो तो क्लियर होना चाहिए ना। आपके बीच में जो डिसाइड था वही कंफ्यूजिंग है, तो कौन सही कौन गलत क्या बोलेंगे? समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट है? तो मैंने कौन कौन से एग्रीमेंट बताए जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं? बोलो। इलीगल एग्रीमेंट बोला, बाद में वहां पे अनसर्टेन मीनिंग बोला है, इम्पॉसिबल, एग्रीमेंट विद इनकेपेबल पर्सन जिसमें माइनर आता है, अनसॉल्वमेंट आता है, इंसॉल्वेंट आता है, इम्प्रिजनमेंट वाला आता है, मतलब जो जेल में पर्सन उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। उसके बाद में आगे क्या? एलियन एनिमी, बराबर। तो वो उसके बाद में क्या आता है? नो कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन ना हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो अभी एफवाई, सभी लोग मुझे लगता है कि अभी एफवाई का एडमिशन ले रहे हैं ना? यहाँ पे कुछ ऐसे कि जो एसवाई में कुछ है, ठीक है? तो एफवाई का वहां पे एडमिशन चल रहा है, ठीक है? हाँ चलो, एफवाई का वहां पे एडमिशन चल रहा है। आगे जाके वहां पे क्या है कि आप अकाउंट पढ़ रहे हो मेरे पास से, ऑब्वियसली यू पेड फीस। अकाउंट कौन सा पढ़ने के लिए फीस दिया आपने? फाउंडेशन का। आई एम लायबल, ओके, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए मुझे पैसे मिल चुके हैं। क्लियर? लेकिन मान लो एफआई के एग्जाम पास में आ गई, आपको अब टेंशन में आ गई, वहां पे चैप्टर अलग है, सब समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ तो भी मदद कर दो ना। मैंने बोला ठीक है, हाँ चल भाई, आ तो अपना भाई है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मैं तुझे पढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा अकाउंट की, कौन से अकाउंट की बात करूं मैं? एफवाई बीकॉम। क्लियर? आगे टेंशन आए तो बोल देना, हम कुछ कर लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं हूं, ओके? तो आपका भले एफवाई का भी वो अकाउंट जहां जहां पे रहेगा वहां पे मैं हूं ना, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर आप क्लास नहीं भी लगाते हो, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो बोलता हूं क्लास मत लगाओ, कर लेंगे कुछ तो भी। हाँ तो चलो, अभी यहां पे कहना क्या है? अभी यहां पे कहना क्या है कि आपने मुझे बोला, मैंने बोला कि हाँ ठीक है, एफवाई बीकॉम का मैं अकाउंट पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अभी आगे ऐसा हो गया कि आपको मैंने बोला कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, क्या टेंशन है उसमें, बड़ा सिलेबस नहीं है। और किसी वजह से मैं बीमार पड़ गया, जैसे बीच में वहां पे हुआ था, और मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, 2 दिन तक ऑब्वियसली मैं पढ़ा नहीं सका और एग्जाम बहुत खराब गई, फेल हो गए, मान के चलते हैं। आप मुझ पे केस करना चाहते हो, केस कर सकते हो? नहीं कर सकते, पक्का? क्यों? रीजन बोलो। मेन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैंने ये वॉलंटरीली बोला था कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं था, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है? मेनली कंसिडरेशन से पता चलता है। मैं आपके पास से कोई सर्विस लेता हूं, आपको पैसे देता हूं, तो वहां पे पता चलता है कि हम प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करें, प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शन करें। आप मेरे पास आते हो कि बोलते हो कि ये इतनी मदद कर दो, तो वहां पे ऑब्वियसली कोई लीगल रिलेशनशिप का सवाल नहीं था, मैं तो आपकी मदद करने के लिए वहां पे क्या कुछ काम कर रहा था। समझ आ गया? आप जब पैसे देते हो ना तो इंटेंशन नहीं होता है, पैसे देते हो तब ये इंटेंशन होता है कि नहीं, क्या हमें प्रॉपर एक वहां पे क्या ट्रांजैक्शन करना, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करना। अभी मैं आपको सीए फाउंडेशन का अकाउंट पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल है, उसमें आपने मुझे पैसे दिए, फीस दी, ऑब्वियसली फीस मिली है, पढ़ाना चाहिए, ठीक है? और दूसरा वहां पे क्या बनता है? एफवाई बीकॉम, वो तो वहां पे कहीं पे अपने ऑब्लिगेशन में था ही नहीं, मैं वो आपको एडिशनली पढ़ा रहा हूं जस्ट एज एन हेल्प। तो वहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा नहीं। मैंने आपको क्यों बोला कि पढ़ा दूंगा? जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशन, ओके? एक सोशल रिलेशन है, ओके? वहां पे इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो वो जो है, उन दोनों में फर्क समझ में आ गया? सीए फाउंडेशन का अकाउंट पढ़ाना, ओके, और किसका? एफवाई बीकॉम का अकाउंट पढ़ाना। ये 2 एग्जाम्पल बता दिए। कहां पे केस फाइल हो सकता है? मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूं, केस मत करना कभी, ठीक है? हाँ, तो कहां पे केस हो सकता है? सीए फाउंडेशन। क्यों? कंसिडरेशन पे किया, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका और मेरा इरादा क्लियर था, क्लियर कि कमर्शियल एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, या कमर्शियली ये चीजें चलने वाले। और सेकंड में क्या हो गया? लीगल रिलेशनशिप की वजह से ये एक्सेप्ट किया, या सोशल रिलेशनशिप की वजह से मैंने एक्सेप्ट किया? सोशल, क्योंकि अभी मैं पहचानता हूं आप लोगों को, आपका हक बनता है मेरे ऊपर कुछ, मेरा हक बनता है आपके ऊपर कुछ, तो इस वजह से मैंने हाँ बोला। तो वहां पे कोई कंसिडरेशन का, या मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, मैंने भी उम्मीद नहीं की, तो वहां पे बिल्कुल भी लीगल रिलेशनशिप की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए, तो वो लॉस की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो कंसिडरेशन से बहुत फर्क पड़ता है, कंसिडरेशन से बहुत फर्क पड़ता है। जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, बात ही खत्म।
कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आगे मैं पढ़ाऊंगा जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा कहां पे सर? तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए अभी बोल रहा हूं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक एग्जांपल बताता हूं, व्हाट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन? नेचुरल लव एंड अफेक्शन मराठी में बोलो, नैसर्गिक प्रेम आणि जिव्हाळा। हाँ, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये क्या होता है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स और आप, वहां पे एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, आर्टिफिशियल नहीं है। हाँ सर, आर्टिफिशियल कहां पे होता है? हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, तो हाँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये कहां पे? आपके पेरेंट्स, आप, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। आपको भी उनके लिए प्यार है? हाँ, वो तो कॉन्फिडेंटली बोलो। हाँ ना, वो तो कॉन्फिडेंटली बोलो। तो ये किस वजह से? ये नेचुरली है, मतलब पहले से। क्लियर? नॉट फॉर द बेनिफिट, करेक्ट है? ये प्यार जो है वो नॉट फॉर द बेनिफिट, किसी बेनिफिट के लिए नहीं। तो वहां पे आपके पेरेंट्स आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो उस वक्त आपके पास से पैसे मांगेंगे? नहीं, वहां पे तो फ्री में ही देंगे ना। तो वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, वहां पे कभी कंसिडरेशन होता ही नहीं है। बराबर ना? मतलब पापा की प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे आ गई या बेटी के नाम पे आ गई, बेटे के नाम पे वहां पे आ गई, तो ऐसी केस में वहां पे पापा ने कंसिडरेशन लिया क्या? नहीं लिया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरली बनते हैं, ऐसे एग्रीमेंट रेगुलरली बनते हैं। हाँ, तो उसे एक्सेप्शन में डाला है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब रेगुलर रूल क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ये रूल है। उसका एक्सेप्शन में एक पॉइंट क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो भले कंसिडरेशन ना हो फिर भी वैलिड है। तो पेरेंट्स ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो प्रॉपर्टी आपकी है। सिर्फ वहां पे बोला गया ये जो है वो सिर्फ राइटिंग में होना चाहिए। जनरली एग्रीमेंट कौन से होते हैं? ओरल या रिटर्न। लेकिन अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आपने कुछ किया हो तो उस केस में ये राइटिंग में होना चाहिए। इतना सिर्फ वहां पे कंपल्शन बोला है। सिर्फ किस में होना चाहिए? राइटिंग में। मतलब ऐसे कुछ आगे जाके हम कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने वाले हैं जहां पे कंसिडरेशन ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जनरली आपको क्या मान के चलना है? कुछ बोला नहीं तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन होना ही चाहिए, समझ में आया? कंसिडरेशन होना ही चाहिए। क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो शादी का, खाने का, वो सभी हमने डिस्कस किया है कि वहां पे क्या है कि वो खाना खिलाते, क्या वो कंसिडरेशन है? क्या खाना खिलाते, शादी में खाना खिलाते, वो कंसिडरेशन है क्या? नहीं है। क्यों? वॉलंटरीली प्रोवाइड किया है ना वो। ऐसा थोड़ी ना एग्रीमेंट था आप आओ खाना खिलाएंगे, ठीक है? ऐसा वहां पे नहीं था, वो तो इंप्लाइड हम मानते कि खाना खिलाएंगे, ठीक है? और ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं होता है। डन? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर? मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले कुछ दिन रिवीजन डेली चलने वाली है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार बेस बैठ गया ना तो आगे जब जब मैं कुछ एडवांस कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो उस वक्त आपको इमीडिएटली लिंक लगेगी, हाँ ये हमने यहां से यहां तक पढ़ा है, या ये चीज का बेस कहां पे। क्लियर? कभी भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? बेस। आप ये लॉ सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, लॉ सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो सभी लोग, है ना? कुछ पता नहीं, आपका ये बेस अगर दिमाग में फिट हो गया तो उस केस में आपको कोई भी आगे ऐसे कंसेप्ट नहीं होगी जो आपको परेशान करेगी। ऐसा लगेगा हाँ सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि ये चीज इसका बेसिक कहां पे है या इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ दिमाग में। क्लियर? स्टार्टिंग को आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं ठीक है हम स्लो चल रहे हैं, हाँ लेकिन स्टार्टिंग में स्लो ही चलना है। एक बार आपके दिमाग में सभी बेसिक कंसेप्ट फिट बैठ गए ना तो उसके बाद में आगे टाइम बचता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे मैं जाऊंगा तो उस वक्त कुछ एडवांस कंसेप्ट पढ़ा हूं, सर ये क्या है, ये कहां से आ गया, तो वो मुझे एक्सप्लेन उस वक्त नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में फिट होगा, क्योंकि पहले इतनी बार उसे रिवाइज किया होगा, मतलब 8-10 बार रिवाइज किया होगा, दिमाग में फिट बैठ गया होगा, तो उस वक्त आपको मुझे एक्सप्लेन फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमीडिएटली कैच कर लोगे। मतलब उस वक्त मेरा पढ़ाने का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ता है, आपका भी अंडरस्टैंडिंग का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है? तो स्टूडेंट का ऐसा होता है स्टार्टिंग में जब स्लो चल रहा है तो उनका ऐसा होता है कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा क्या, ठीक है? बट स्टार्टिंग में स्लो चलना, उस वक्त आपका बेस अच्छा हो गया तो आगे वो कॉम्पेंसेट होता है किसके अगेंस्ट, उस वक्त आपका एक्सेप्ट करने का ग्रास्पिंग का स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि बेस अच्छा है। क्लियर? तो ये कभी भी वहां पे याद रखना, ठीक है, कि बेस आपका अच्छा हो गया तो आगे इजीली फटाफट समझ में आ जाता है। क्लियर? और लॉ तो पक्का ये जो बेसिक है ये समझ में अच्छे से आ गए तो लॉ आगे अच्छे से समझ में आ ही जाता है। आगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, हर एक चीजें समझ में आ जाएगी अगर आपको ये बेसिक कुछ पहले 10 लेक्चर के आसपास आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो लास्ट लेक्चर में हमने एक बात शुरू की थी, पूरी नहीं हो पाई, याद है क्या था वो? हाँ, void contracts and void agreements, right?
void contracts and void agreement. void का मतलब क्या है? नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, लॉ मतलब लॉ से सपोर्ट नहीं है, उसे हम क्या बुलाते हैं? void बुलाते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? void. क्लियर? तो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब क्या? void. क्लियर? और उसमें मैंने बोला था void एग्रीमेंट, void कॉन्ट्रैक्ट, ये दो चीजें हमने स्टार्ट की थी. चलो फिर से मुझे बता दो, दो पार्टीज याद है कि यही लिख के दिया था मैंने? दो पार्टीज, एक ने क्या दी? ऑफर. एक ने बोला कि मुझे लैंड बेचनी है, दूसरा सोचता है उसके ऊपर क्या देता है? एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस, अभी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो क्या बन जाती है? एग्रीमेंट. ओके, और एग्रीमेंट का क्या? क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. डन. ओके, अभी मैंने आपको क्या बोला था? ये एग्रीमेंट बन गई आपकी, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया. बट इफ नॉट इन्फोर्सिबल, इन्फोर्सिबल का मतलब क्या है? सपोर्टेड बाय लॉ. ऐसा हम अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखेंगे, सपोर्टेड बाय लॉ, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, करेक्ट है, लेकिन लॉ का सपोर्ट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, मतलब लॉ का सपोर्ट नहीं है, तो इसे क्या बोला जाएगा? वॉइड. वॉइड का मतलब क्या है? नॉट सपोर्टेड बाय लॉ. वॉइड क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट. क्या बोला जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट. क्यों? नहीं, वॉइड एग्रीमेंट क्यों? वॉइड एग्रीमेंट क्यों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? एग्रीमेंट करके ही स्टॉप हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा ही नहीं, या अगली स्टेज उसने कंप्लीट की नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट. ये क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट. समझ में आ गया? लेकिन कभी कभी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, मतलब जिस दिन एग्रीमेंट बनी थी उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसमें इलीगल था या लॉ का सपोर्ट था उस दिन. मतलब जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल बताया था, आपने एक लॉटरी निकाली, जिस वक्त लॉटरी निकाली, लॉटरी निकालने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उसका रिजल्ट आता है. लॉटरी जिस दिन निकाली उस दिन लॉटरी निकालना इलीगल नहीं था, उस दिन लॉटरी निकालना इलीगल नहीं था. समझा? उस दिन इलीगल नहीं था. बट क्या हो गया? बाद में लॉ चेंज हो गया. ओके, उसका नोटिफिकेशन आ गया, वो बोला आगे से लॉटरी निकालना, उसके ऊपर पेमेंट करना सब कुछ इलीगल है. मतलब जब मैंने लॉटरी निकालनी, जब मैंने पैसे दिए, लॉटरी ली, एग्रीमेंट हुई कि नहीं? यस. उस वक्त इलीगल था? नहीं था. उस वक्त इन्फोर्सिबल बाय लॉ था, मतलब क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, बट बाद में इलीगल हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में. अभी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इलीगल हो गया तो अभी लॉ से सपोर्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि इलीगल है तो कभी भी सपोर्ट नहीं मिल सकता. मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में बन गया, बनने के बाद में, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यू टू सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. उसका एक रीजन है. सबसिक्वेंट का मतलब क्या है? बाद में. सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आने का एक रीजन मैंने आपको बता दिया, क्या? चेंज इन लॉ. कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में लॉ चेंज होता है और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो बाद में इलीगल बनता है, तो उस केस में इसे क्या बोला जाएगा? वॉइड. अभी क्या बोलेगा? वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोलेंगे हम इसे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इसे हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. डन. इसे हम बोलने वाले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. कोई डाउट है? क्लियर? तो उसका एक रीजन मैंने आपको मतलब बोला था, कौन सा? चेंज इन लॉ. कौन सा? चेंज इन लॉ. चेंज इन लॉ. सर आपने एक बार, हमें याद है, हमने अपने एक बार जहां पे बोला था एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी, उसमें भी इंपॉसिबल लिखा था सर. अभी भी आप फिर से इंपॉसिबल लिख रहे हो भाई. मैंने याद है कब, कहां पे बोला था? कहां पे? जो कभी एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं वहां पे भी मैंने इंपॉसिबल लिखा था, और यहां पे भी मैंने इंपॉसिबल लिखा है. भाई चलो बात बताओ मुझे, पहले से ही इंपॉसिबल है. पहले से ही मतलब क्या? ऑफर जो लिखी थी ना उसमें वो इंपॉसिबल ही था. जैसे ही मैंने बोला था, कौन सा? किसी को जिंदा करना वापस, ये वाला जो है वो पहले से इंपॉसिबल है ना, पहले से इंपॉसिबल है. मतलब यहां पे जब वो आया एग्रीमेंट पे और आगे इन्फोर्सिबिलिटी चेक की तो लॉ क्या बोल रहा है? इससे सपोर्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? इंपॉसिबल है. अगर सपोर्ट किया तो पॉसिबल होने वाला है क्या? नहीं होने वाला. तो सपोर्ट करने का क्या सेंस बनता है? तो ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट.
वॉइड एग्रीमेंट मतलब इनिशियल इंपॉसिबिलिटी हो, इनिशियल पहले से, इनिशियल का मतलब क्या होता है बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से इनिशियल इंपॉसिबिलिटी हो तो क्या हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, और सबसिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी आती है बाद में तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल बात है ना, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले इंपॉसिबल था तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या बनेगी वो वॉइड एग्रीमेंट, बराबर। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इंपॉसिबल हो गया मतलब क्या सबसिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी, सबसिक्वेंट का मतलब क्या बाद में, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में आई तो क्या बनेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फर्क समझ में आया? तो दो तरह की इंपॉसिबिलिटी होती है, वन इज इनिशियल अनदर इज सबसिक्वेंट। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी हो तो वॉइड एग्रीमेंट, सबसिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी हो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझा? कोई डाउट है? ठीक है, तो यहां पे याद रखना चेंज इन लॉ, सबसिक्वेंट बाद में इंपॉसिबल किस वजह से बन सकता है, चार रीजन है। पहला चेंज इन लॉ, ठीक है, बाद में ये समझा, यहां तक समझा? कोई डाउट है सभी? आपका फर्स्ट डे क्या, ये समझा क्या बोल रहा हूं पक्का? ओके, तो चलो हाँ, कोई डाउट है यहां तक? पक्का? कोई डाउट हो तो बोल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया था चेंज इन लॉ, दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। शायद से आपने ये डायग्राम भी बना के रखा होगा उस दिन, बराबर ना, उसके आगे ही उसमें ही कंटिन्यू करना, एक रीजन लिख के रखा था, डिक्लेरेशन ऑफ क्या वॉर। क्या हो गया मतलब, हमने जब वो जो पर्सन है फॉरेन कंट्री से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस वक्त कोई वॉर नहीं चल रहा था, कोई झगड़ा नहीं था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट की डेट कंप्लीट करने की, या जो भी उसमें प्रॉमिसेस, उसने बोला 2 महीने बाद गुड्स भेज दूंगा, उसी बीच में उस कंट्री का और अपने कंट्री का वॉर स्टार्ट हो गया, लड़ाई स्टार्ट हो गई। मतलब जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बना उस वक्त कोई लड़ाई नहीं थी, तो लॉ का सपोर्ट था, यस, ठीक है, तो वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बाद में वॉर डिक्लेयर हो गया तो अभी क्या हो गया, अभी सपोर्ट मिल सकता है क्या? नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इंपॉसिबल बन गया। क्लियर? तो उस केस में यहां पे क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बाद में डिक्लेयर हो गया वॉर। पहले से ही वॉर डिक्लेयर होता तो, पहले से ही वॉर डिक्लेयर था फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की होती तो वर्ड एग्रीमेंट, उसे तो कॉन्ट्रैक्ट कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन बाद में वॉर डिक्लेयर हो गया तो उस केस में तो कंपल्सरी क्या है, ये हम क्या कह सकते हैं कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वॉइड बन गया, सपोर्ट चला गया। तीसरा डिक्लेरेशन ऑफ डेथ और insanity ऑफ एनी पार्टी। किसी पार्टी, किसी पर्सन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सन है ना उसमें से किसी की डेथ हो गई, मतलब मैंने आपको प्रॉमिस किया या मतलब किसी ने ए ने बी को प्रॉमिस किया, बराबर, बी की डेथ हो गई, बराबर, जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज थी उनकी डेथ हो गई, या इंसैनिटी मतलब क्या, अनसाउंड माइंड, इन शॉर्ट वो पागल बन गया उसमें से एक पर्सन, तो ऐसी केस में कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर? मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो पागल था? नहीं था, बाद में पागल हो गया, मतलब उस वक्त लॉ का सपोर्ट था जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, यस, लेकिन बाद में वो पार्टी नहीं ना। अभी यहां पे एक थोड़ी सी बात सुनना, थोड़ी सी एक मैं डिटेल बता देता हूं। चल, अभी ये जो डेथ हो गई तो प्रॉब्लम, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट कब स्टॉप होता है, थोड़ा सा उसके लिए छोटा एक पॉइंट है, उसमें आता है पर्सनल स्किल, एक कंसेप्ट आता है। व्हाट इज पर्सनल स्किल? व्हाट इज पर्सनल स्किल? पर्सनल स्किल क्या आता है पर्सनल स्किल में? देखो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। जब आप वहां पे एक पेन परचेस करना चाहते हो, आप क्या करते हो, स्टेशनरी शॉप में जाते हो, बोलते कि भैया एक पेन देना, हाँ, तो अगर वो भैया लेके आए, परेशान हो गए, भैया बोल दिया मुझे, हाँ, तो वो एक पेन वहां पे लेके आता है, पेन वहां पे लाता है, तो आप उनसे पूछते हो कि आप ओनर हो क्या? मैं जो बोल रहा हूँ सुनना और बोलना, ठीक है, क्या ऐसा होता है क्या? ठीक है, आप उनसे पूछते हो आप ओनर है क्या? वो बोलता है कि नहीं मैं ओनर नहीं, यहाँ पे नौकर हूँ। आप बोलते हो कि नहीं, आपका ओनर जो है ना उसके हाथ से ही मुझे गुड्स चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है? नहीं होता ना, ऐसा होता है नहीं कभी, हाँ, स्पेशल केस में हो सकता है, हाँ, डिपेंड, स्पेशल केस, स्पेशल रिलेशनशिप, उन चीजों में वहां पे हो सकता है कि उनसे ही मुझे चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों ऐसा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बोलो क्यों नहीं हुआ ऐसा? आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि नहीं ओनर को बुलाओ उनके हाथ से लेंगे? है बोलो ना, हाँ, ओके, और बेटर थोड़ा सा आपके दिल में जो आ रहा है ना ऐसे अचानक से वो बोल देना, हाँ।
क्या? हाँ, गुड्स इंपॉर्टेंट है, ये मुझे चाहिए था। हमें क्या इंपॉर्टेंट है? गुड्स। उस केस में सामने पर्सन कौन है या उसकी स्किल, उससे मुझे कुछ लेना नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, लेकिन 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 मैं वहां पे क्या है कि एक दिन वहां पे मैं बीमार हूं, मैं वहां पे एक दिन नहीं आ सकता, तो मैंने एक मेरे स्टूडेंट को भेज दिया इंटरमीडिएट के, बोला कि तुम पढ़ा लो फाउंडेशन को। तो उस वक्त आप क्या बोलोगे कि नहीं ओके यही चीज हमें रोहन सर से चाहिए या कोई भी चलेगा? ऐसा होगा, लगे ना मैंने ऐसा, या कोई भी चलेगा? ये कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फर्क क्या है समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? ठीक है, वो लॉ क्या बोलता है वो छोड़ दो, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया। लॉ क्या बोलता है वो अलग अलग बात है। आपको अगर प्रैक्टिकल चीज अगर क्लियर हो तो लॉ कुछ भी नहीं, लॉ वही बोल रहा है जो प्रैक्टिकल होता है। आप गुड्स लेने गए, उस वक्त आपको गुड्स से मतलब है, पर्सन से नहीं। और आप जब टीचिंग के लिए आ गए, उस वक्त आपको टीचर से मतलब है। टीचर जो है उसके हिसाब से टीचिंग चेंज होता है। ठीक है, तो उस केस में वहां पे क्या है कि वहां पे पर्सनल स्किल आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने विराट कोहली को आपके आईपीएल टीम में ले लिया, आप बड़े बन गए, सीए बन गए, इतना कमाने लगे कि आपने सोचा कि आईपीएल टीम बना ले। ठीक है, तो उसमें वहां पे क्या है कि विराट कोहली को आपने ले लिया। विराट कोहली बोल रहे हैं मैं नहीं आ सकता, ओके मेरा एक पहचान वाला दोस्त है उसे मैं भेज देता हूं, वो आज खेलेगा, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या वो क्या, चल जाता है। तो आप अलाउ करोगे? नहीं। क्यों 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 नहीं अलाउ करोगे? हाँ क्या? प्लेयर से मतलब उसके स्किल से। हाँ, स्किल है वहां पे, उसके पास स्किल है, उससे हमें मतलब है। समझ आ गया? क्लियर? उसके बाद में आगे एक पर्सन आपको बोलता है कि लैंड बेचनी है, लैंड बेचनी है। मैंने आपको बोला लैंड बेचनी है, मैं बोलता हूं मैं आज बीमार हूं, मैंने एक के पास क्या बोलते हैं उसे, अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी दी है, वो आएगा वो साइन करेगा। लैंड बेचनी है, मैंने बोला कि यार मैं बीमार हूं, मैं नहीं हूं, यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा जो वहां पे एक पर्सन है उसको मैंने पावर ऑफ अटर्नी दी है, मतलब पावर ट्रांसफर की है। ऐसा पावर ट्रांसफर कर सकते हो। आपने बाजीगर मूवी देखा क्या? बाजीगर नहीं देखा? ठीक है, तो उसमें वो जब शाहरुख खान के पापा जाते हैं तो वो विलन को पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, कहते हैं कि मैं जब तक वापस नहीं आता हूं तब तक पूरा बिजनेस तुम देख लो। तभी उसी बीच में वो क्या करता है, वो जो प्रॉपर्टी वो खुद के नाम पे ट्रांसफर कर लेता है। उसे सभी पावर्स थे, तो ऐसे पावर दी जा सकते हैं, उसे बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। तो मैं अगर किसी को पावर ऑफ अटर्नी लिख के देता हूं तो मेरे जो काम है वो करेगा, ऐसा वहां पे होता है। तो ऐसे केस में लैंड बेचने के लिए मैं नहीं आ सकता, मेरी लैंड है, लेकिन मैंने पावर ऑफ अटर्नी दी, वो पर्सन आने वाला है, आपको कोई दिक्कत है? नहीं, चलेगा। क्यों? हमें किससे मतलब है? लैंड। फर्क समझ में आ रहा है? कुछ जगह पे आप चाहते हो कि वही पर्सन हो, और कुछ जगह पे आप चाहते हो वो पर्सन नहीं तो भी चलेगा। तो जहां पे वही पर्सन चाहिए वहां पे उसकी डेथ हो गई। समझ आ रहा है? जहां पे वो पर्सन चाहिए था और उसी की डेथ हो गई, तो ऐसी केस में कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ आ गया? मतलब ये जो मैच वाला जो मैंने बोला था उसमें अगर वो जो पर्सन है जो मैच खेलने वाला उसी की डेथ हो गई, बराबर ना, तो उस केस में हम वहां पे उसके बच्चे को नहीं बोलेंगे आके मैच खेल के जा। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन लैंड बेचने वाला था, वो लैंड बेचने वाले की डेथ हो गई, तो हम उसके बेटे को बोल सकते हैं ये लैंड तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, आप मुझे बेच दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो है या आप हो, मैं बाकी बचे हुए पैसे तुम्हें दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्क समझ में आया? मतलब डेथ होने के बाद में, मैं क्या बोल रहा था, डेथ होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मेनली कब होता है? जब वो उस पर्सन या उसके स्किल पे डिपेंडेंट था। ये चीजें ऑब्वियसली हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट बहुत सिंपल लॉजिक है। बराबर ना? आपको अगर फर्क नहीं पड़ता उस पर्सन हो ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। और आपको फर्क पड़ता है पर्सन वो है या नहीं है, तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्या हो जाता है? वॉइड हो सकता है। क्लियर? तो यहां पे देखना, मतलब जहां पे कौन से पर्सनल स्किल में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आता है? टीचिंग, प्लेइंग, और बोलो फटाफट, और क्या आता है पर्सनल स्किल? क्या? डांसिंग, हाँ बोलो ना, सिंगिंग, और पेंटिंग, यस, और स्विमिंग, हाँ, रनिंग, और क्या? हाँ, बैट बॉल, ओके, क्या मतलब वहां पे अभी इंडिविजुअली, ठीक है ना, प्लेइंग बोला ना मैंने। ठीक है, आगे और वहां पे क्या कह सकते हैं? हाँ, मतलब एंकरिंग हो तो वो भी वहां पे पर्सनल स्किल में वहां पे आ सकता है। मतलब जो पर्टिकुलरली सेल में एंकरिंग या मतलब क्या कि लाइव शो में एंकरिंग करते हैं वो भी पर्सनल स्किल ही है, हर एक पर्सन उतने अच्छे से शायद से ना कर पाए। क्लियर? तो वो जो है वो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं?
पर्सनल स्किल वाला कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू देखो, इन शॉर्ट आपने ही आंसर दे दिया सर हमें फर्क नहीं पड़ता है, गुड्स से मतलब है। और दूसरे केस में आपने बोला कि नहीं सर हमें इससे फर्क पड़ता है पर्सन है कि नहीं है। तो पर्सन है कि नहीं इससे फर्क पड़ता है, वो पर्सन ही नहीं बचा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंटिन्यू हो सकता है? समझ में आ गया? क्लियर? आगे 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 पर्सनल स्किल का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है। एंड लास्ट वन, डेथ, डिक्लेरेशन ऑफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? मेन बात जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैंड बेच रहा हूं तो उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? लैंड। सॉरी, उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? लैंड। करेक्ट है? तो लैंड वहां पे सब्जेक्ट मैटर है। मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूं और आप मुझे उसके बदले में पैसे दोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बना है? गाड़ी। और वो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस सब्जेक्ट मतलब जिस पर्टिकुलर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना वही डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक या बिकॉज ऑफ फायर, जो भी है। तो उस केस में आप मुझ पे फोर्स कर सकते हो वो गाड़ी बेचो? नहीं, सिंपल बात है, अभी पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि जिस गुड्स को बेचने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वही नहीं बचे, तो उस केस में वहां पे बेचूंगा क्या? मेरे पास एक ही गाड़ी थी, हमारे साथ डिसाइड हो गया था कि ये गाड़ी मैं बेचना चाहता हूं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास वहां पे थंडरबर्ड है, तभी मैं वो बेचने वाला हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे बेचनी है, आप लेने के लिए रेडी हो, बट वो डिस्ट्रॉय हो जाते बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो आप मुझ पे फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं वही गाड़ी बेचो, क्योंकि है ही नहीं तो बेचूंगा क्या? मतलब क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया वो गाड़ी बेचना। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? मेन बात जिसके लिए, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? मेन ऑब्जेक्टिव उस कॉन्ट्रैक्ट का। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लैंड बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा लेना या लैंड बेचना? लैंड बेचना। पैसा लेना तो वो साइमल्टेनियसली वहां पे होता है, हर केस में वहां पे होता है। गाड़ी बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, मेन बात क्या है? गाड़ी। समझा? क्लियर है? लास्ट में क्या चल रहा है? कॉर्नर, हाँ लिख रहे हो ना? हाँ, मिला 10 हो गए। हाँ चलो, कोई डाउट है? 4 चीजों में पक्का? इसकी वजह से क्या होता है? सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है। चलो बोलो पहले से क्या? 2 पर्सन के लिए पहले क्या? ऑफर। ऑफर के बाद में क्या मिलेगा? एक्सेप्टेंस। तो क्या होगी? एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट को लॉ का सपोर्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्रीमेंट को लॉ का सपोर्ट नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट। और कौन कौन से केस में एग्रीमेंट को लॉ का सपोर्ट नहीं मिलता है? इलीगल, नो कंसिडरेशन, अनसर्टेन मीनिंग, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कौन सा? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, पहले से ही इम्पॉसिबल था, बाद में मैंने आपको ऐसा बता दिया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वो वाइड हो गया, हो सकता है? यस, उसे बोलते हैं हम सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के केस में क्या? 4 मैंने बताए, चेंज इन लॉ, बाद में डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डेथ और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टी, एंड लास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बराबर? अगर लॉ याद रखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं अगर समझ में आ गया। बहुत से लोगों को लॉ जो है वो ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि ठीक से समझ में आया तो डिफिकल्ट लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अभी आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा क्योंकि समझ में आया, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आया ना समझ में? अच्छे से? अच्छा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? ओके, हाँ इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत वहां पे बिल्कुल भी नहीं आएगी, आगे भी नहीं आएगी। अभी तक नहीं आया ना, आगे भी नहीं आएगी। आगे भी आपको ऐसा लगेगा हाँ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सी बार मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली कुछ वहां पे रूल नहीं बोल रहा हूं। मैंने जैसा अभी आपको पूछा कि क्या लगता है ओनर, आप बोलोगे ओनर को लाओ उसके हाथ से लेना है, ठीक है? तो आपने खुद ही बोला कि नहीं जरूरत नहीं है, हालांकि दूसरे केस में जरूरत है। तो आपको डिफरेंस इमीडिएटली खुद से ही समझ में आ गया, और उसको मैंने सिर्फ नाम दे दिया, ये इनिशियल मतलब या ये जो है पर्सनल स्किल है, ये पर्सनल स्किल नहीं है, उसको सिर्फ मैंने नाम दे दिए। मतलब मैं आपके दिमाग में सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, बाद में आपको बोल रहा हूं कि हाँ इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, ठीक है? अगर मैं नॉर्मली पढ़ा था हाँ ये उसका मीनिंग है और ये इसका डेफिनेशन है, तो आपको लगता है डेफिनेशन क्या डेंजरस है, क्योंकि अलग ही कुछ तो भी बोल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन एक बार आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या है, उसको ये बुलाया जाता है, तो ये समझना ज्यादा आसान है। फर्क समझ में आ रहा है? मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ा दूं कि हाँ ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है, तो आप सिर्फ रट्टा मारते जाओगे। बट हम क्या देख रहे हैं? सिचुएशन देख रहे हैं, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर केस को क्या कहा जाता है, ये इनमें देख रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? नहीं? पक्का समझ में आ गया? 4 सिचुएशन मुझे बता दो मेनली। हाँ, पहला चेंज इन लॉ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डेथ और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टी, एंड लास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देख के नहीं बोल रहे ना? नहीं देखना, देख के बोल रहे, बोलो। हाँ चलो फिर से बिना देखे अच्छे से। हाँ,
चेंज इन लॉ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डेथ और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टी एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, डिक्लेरेशन बोला किसी ने तो, हाँ ठीक है। चलो ओके, बाकी हम ब्रेक ले लेंगे, बाकी हम ब्रेक के बाद में अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। नहीं बाय नहीं, आने वाला हूं मैं, हाँ।